सभी को प्रणाम। जो भी आज इस सभा में उपस्थित हैं, हमारे सारे अध्यापक मित्र और अधिकारीगण, आज हमारी चर्चा होने वाली है संस्कृत क्यों। थोड़ा मुझे पता लग जाए कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो एक बार कमेंट में कर दीजिए कि मेरी आवाज सही सही आ रही है, नहीं आ रही है। इस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत चर्चा है। उस पर आप ध्यान देंगे, उसमें पढ़ेंगे तो वहां प्रारंभ में ही बताया कि भाई ये जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे आप कह रहे हैं, ये आई है तो ये किस आधार पे आई है। वैसे तो परिचय का पेज है और चौथा पेज है, मैं उसका थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूं। वो क्या कह रहे हैं, 4 नंबर पेज इसका ही, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो परिचय लिखते हुए बता रहे हैं कि शिक्षा नीति किस परिप्रेक्ष्य में बनाई है। तो वो कहते हैं, प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में ये नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य आत्मिक शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद की जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। इसके बाद सब वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर कौन कौन से विश्वविद्यालय थे। फिर बता रहे हैं कि इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्त, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्री, गार्गी, ये बहुत सारे नाम जो है यहाँ पर बताए गए हैं। और आप यदि पुरानी शिक्षा नीति देखें जो लाडमे काले ने बनाई थी, उस लाडमे शिक्षा काली की जो शिक्षा नीति है, मिनट्स हैं, लाडमे काले के मिनट्स कहलाते हैं। आप उनको देखोगे तो वो 11 पेज हैं, 11 पृष्ठ हैं, और उन 11 पृष्ठ में आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 37 बार संस्कृत का प्रयोग किया गया है। 37 बार संस्कृत शब्द का प्रयोग है, किंतु वो प्रयोग संस्कृत के प्रमोशन के लिए नहीं, अपितु संस्कृत को कैसे हटाया जाए इस बात को लाडमे काले बार बार जोर देकर के कहता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि संस्कृत और अरबी का जितना आपका साहित्य है, ये हमारे अंग्रेजी के साहित्य की तुलना में जो सेल्फ का एक, मतलब एक अलमारी का जो एक सेल्फ है, ये जो उसका खाना है, उस खाने में ही वो पूरा हो जाएगा। मतलब देखिए तुलना क्या कर रहा है कि वो कहता है कि हमारे लिए संस्कृत ज्ञान विज्ञान कुछ भी नहीं है। और उसका ही असर ये हुआ कि आज हम रहते भारतवर्ष में अवश्य हैं, किंतु शिक्षा नीति भारतवर्ष से कोसों दूर है। इसलिए आज का विषय मैंने लिया कि भाई संस्कृत भाषा क्यों। एक विषय बार बार आ रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका एक ट्वीट भी किया कि हमें भाषा नहीं विषय पर जोर देना है। किंतु मैं आपको यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि संस्कृत ऐसी भाषा है कि इसके पद पद जो हैं आपको नित नए रहस्यों से परिचित करते चले जाते हैं। और किसी भाषा के माध्यम से यदि आप उस विषय को जानना चाहेंगे
तो आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। किंतु यदि संस्कृत में आप केवल शब्द पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारे विषयों का अपने आप ही ज्ञान होता चला जाएगा। छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा, आपको आनंद आएगा। आप ज्योग्राफी कह रहे हैं, तो ज्योग्राफी पढ़ाते हुए आपको बहुत सारी बातें बतानी पड़ेंगी कि पृथ्वी जो है ये गोल है, और केवल पृथ्वी नहीं अपितु पूरा जो ये ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है ये भी गोल है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि सूर्य के चारों तरफ कौन कौन से ग्रह हैं, उनकी क्या सारी कैसे कैसे उनकी गतिविधियां हैं। किंतु यही चीज मैं आपको संस्कृत में भी बताना चाहूँ और वो शब्द बताऊंगा जो आप प्रयोग भी करते हैं। आप ज्योग्राफी ना बोल करके आप भूगोल बोलें, तो बच्चा जैसे ही प्रवेश करता है तो उसको एक विषय का ज्ञान अपने आप ही हो गया। भूगोल का मतलब है कि पृथ्वी गोल है। आपने जैसे ही बताया यूनिवर्स की जगह कि ब्रह्मांड, तो आप अपने आप बताने लगते हैं कि भाई ये जो संसार है, पूरा विश्व है, ये सारा का सारा अंडाकार है। बल्कि हम तो एक श्लोक जो बोलते हैं गुरु वंदना में, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तो उस चराचर को हम मंडलाकार बताते हैं कि सारा विश्व जो है वो मंडलाकार है। अब आप देखिए, आप ज्योग्राफी, मैं किसी भाषा के लिए कोई मेरा आक्षेप नहीं है, किंतु मैं कहता हूं संस्कृत को हमने यदि छोड़ दिया तो फिर हमको बच्चों को अपना और भी मेहनत करानी पड़ेगी। और यदि संस्कृत को हम पकड़े रहते हैं तो शब्दों के माध्यम से ही हमें बहुत अधिकतम जानकारी मिल जाएगी। अभी मैं आपको किसी शास्त्र की बात नहीं बता रहा, ना मैं आपको अभी किसी ग्रंथ की बात बताऊंगा, ना किसी संगीता का नाम लूंगा। केवल वो शब्द आपके सामने बताऊंगा जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हो, किंतु आपका ध्यान या आप कभी उस पर अपना आकर्षण नहीं सिद्ध कर पाते। मान लीजिए आप बच्चे को पढ़ा रहे हो कि ये देखो, ये जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं इनमें से एक जुपिटर है। अब आपको बताना पड़ेगा कि जुपिटर जो है ये चक्कर काटने वाले ग्रहों में सबसे बड़ा है। किंतु वही बात यदि आपने उसको, जो हमारे यहाँ शब्द प्रचलित हैं संस्कृत के, आपने बताया कि बेटा ये जो ग्रह है ये इनमें से एक ग्रह का नाम गुरु है। अब गुरु का मतलब आपको पता ही है, गुरु का मतलब बड़ा, और तभी उसका नाम गुरु रखा गया क्योंकि वो सभी में बड़ा है। इसीलिए हम उसको गुरु का पर्यायवाची बृहस्पति भी कहते हैं। ऐसे ही आपने और ग्रहों के बारे में बताना शुरू किया, तो जब आप उसे बताने लगे कि देखो ये जो है सैटर्न है, अब आप जब सैटर्न के बारे में बताओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये सबसे धीरे धीरे चलता है, इस ग्रह की जो गति है वो धीरे चलने की है। किंतु यदि आप अपने शब्दों में उसको बता देते हो कि इसका नाम जो है हमारे यहाँ शनैश्चर है, और जैसे ही आपने शनैश्चर बोला तो आप अपने आप कह रहे हो कि सबसे धीरे चलता है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, शनैचर, धीरे चलने वाला। आप इसी तरह से वीनस के बारे में बता रहे हो कि ये जो एक ग्रह है सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने वाला, इसको वीनस कहा जाता है। किंतु जैसे ही आपने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो इसका नाम शुक्र है, या हम उसे शुक्र के रूप में बताएं, तो शुक्र का मतलब ही होता है चमकीला। नहीं तो आपको अलग से बताना पड़ेगा कि वीनस जो है चमकीले के लिए है। और सब बात छोड़िए, आप जैसे ही सूरज के परिभाषाओं को बताते हैं कि सूरज के पर्यायवाची कौन कौन है, और आपने कहा कि भी सूर्य के पर्यायवाची जो हैं वो सप्ताश्व है, वो सप्त रश्मि है, तो आपको अपने आप पता लग रहा है कि इस सूर्य के जो दृश्यमान 7 किरण है वो 7 है, इसलिए हमने इसका नाम सप्त रश्मि अथवा सप्ताश्व रखा। नहीं तो आप एक बात बताओ, हम 7 घोड़े सूरज के बताते हैं तो क्या हुआ, क्या 7 से आगे गिनती नहीं आती थी? अथवा मैं ये कहता हूं कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाए, जब वो बना रहा है सूरज के साथ 7 घोड़ों की, तो क्या उसके पास मिट्टी या पत्थर कम पड़ गया? या चित्रकार ने जब चित्र बनाया तो क्या उसके कागज का आकार कम हो गया कि वो 7 ही घोड़े बनाता है? नहीं, 7 घोड़े बनाने का मतलब ये होता है, हम सप्त अश्व सप्त रश्मि इसलिए कहते हैं कि इसकी दृश्यमान रश्मियां जो हैं वो 7 है। और एक आपको बहुत ऐसी बात, मनोरंजक बात जो आपको
बहुत ही एक स्पष्ट लगेगी। एक ग्रह है मंगल। जब कभी समाचार पत्रों के पास कोई विषय नहीं होता और उन्हें कुछ छापना है, कोई इस स्तंभ में अपनी बात बतानी है, तो उस समय वो लोग लेके आते कि यदि पृथ्वी पर जनसंख्या ज्यादा हो गई, पृथ्वी पर रहने के लिए आबादी इतनी बढ़ गई कि पृथ्वी रहने योग्य नहीं रही, तो हम और अपनी कॉलोनियां कहां बसा सकते हैं। तो सारे के सारे वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि भी रहा जा सकता है तो पृथ्वी के बाद मंगल पर रहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यदि कहीं पानी की संभावना है तो वो मंगल पर है, और जब पानी की संभावना है तो यदि कहीं ऑक्सीजन की संभावना बन सकती है तो वो कहां बन सकती है? मंगल पर बन सकती है। अब इसी बात को मैं आपको एक श्लोक बताता हूं, हो सकता है आप में से सुनने वालों में बहुतों को ये श्लोक याद भी होगा। हमारे यहाँ एक श्लोक बोला जाता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। ये भूमि सुत क्या कह रहा है? भूमि सुत कहते हैं मंगल को। अब जब ये भूमि सुत शब्द पढ़ा या इस तरह के और भी कोई पर्यायवाची शब्दों पर ध्यान गया, तो अंग्रेजों ने उस समय, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने टिप्पणी की है कि भाई ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं ये तो गडरियों के गीत हैं, ये जंगली लोगों की बातें हैं। ये बता रहे हैं कि ये भूमि का पुत्र है, ये इस तरह से कोई सूरज का पुत्र है, कोई चंद्रमा का पुत्र है। बोले ये इन सब के अंदर ये गाय भैंस चरा रहे थे और सेक्सुअल भाव इनके अंदर पैदा हुआ, देख करके बताने लगे भाई ये इनकी पत्नी है, ये पिता है, ये बेटा है, जबकि ऐसा है नहीं। आप बोलचाल की भाषा में भी क्या कहते हैं? कभी बिल्ली के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, वो कहते हैं शेर की मौसी। क्यों कहते हैं जी मौसी? आप ये कोई जो है आपका जंगली व्यवहार है या ये चरवाहों की भाषा है कि हमने शेर को, बिल्ली को शेर की मौसी कह दिया? घर पे कई बार एक कीड़ा भी निकल आता है, थोड़ा थोड़ा सांप जैसा होता है, उसको हम सांप की मौसी कहने लगते हैं। तो क्या ये सब जो है चरवाहों की भाषा है? नहीं। हम सादृश्य बताने के लिए, हम जब सादृश्य बताना चाह रहे हैं कि भाई ये जो बिल्ली है ये शेर वाला जो एक परिवार है, शेर का जो पूरा का पूरा प्राणी समुदाय है जिसमें चीता, टाइगर सब के सब आ रहे हैं, उसमें से एक सबसे छोटा प्राणी जो है बिल्ली भी है, तो इसलिए हमने उसको उस वंश का बताने के लिए, उस परिवार का बताने के लिए उसे मौसी कह दिया। ऐसे ही सादृश्य के कारण वो सांप से मिलता जुलता है तो उसको हमने सांप की मौसी बता दिया। या बोलचाल की, हिंदी पढ़ने वाले लोग बोलते भी हैं, एक मुहावरा भी है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो क्या जो आप ये मौसेरे भाई बना रहे हो, तो क्या यहाँ पर ये मौसेरे भाई आपने कोई इनका रक्त संबंध बना दिया, चोर चोर मौसेरे भाई? नहीं। आप जब भी कुछ ऐसा मुहावरा बोलना चाहते हो तो आप कुछ सादृश्य बताना चाहते हो कि भाई ये और वो दोनों के दोनों जो है एक जैसे। तो हमारे यहाँ जब ये कहा गया कि भाई ये मंगल जो है ये भूमि सुत है, पृथ्वी का पुत्र है। आप यदि राजस्थान में जाएंगे तो वहां मंगलवार को भौमवार भी बोलते हैं। भौमवार का भी वही मतलब होता है, पृथ्वी का पुत्र। अब जब पृथ्वी का पुत्र हम कह रहे हैं, भूमि सुत कह रहे हैं, तो हमारा केवल एक ही भाव होता है कि पृथ्वी जैसा तो है किंतु थोड़ा सा जो है वहां से कम तरह जल होगा, किंतु जल कैसे होगा? थोड़ा कम होगा। जब जल है तो प्राणवायु भी संभव है, हो सकती है, किंतु थोड़ा जो है कम होगा। अब जब ये हम कम वाली बात को कहना चाहते हैं तो हम क्या कह देते हैं? पुत्र के रूप में कह देते हैं। बोलचाल में भी तो आप कई बार कहते हैं कि ये तो उसका ताऊ है। जब आप ताऊ की बात कह रहे होते हैं तो कोई रक्त संबंध नहीं बना रहे होते, उसको उससे बड़ा बताना चाहते हैं। कभी कभी हम लोग मजाक में कहते हैं बेटा तू रहने दे, तेरे बस की नहीं। जब हम किसी को बेटा कह रहे होते हैं तो उसको थोड़ा सा न्यून दिखाना चाहते हैं। तो इसी तरह के शब्द यहाँ प्रयुक्त हुए और देखिए कितना बड़ा विज्ञान हमारे सामने आ गया कि मंगल जो है वो रहने लायक तो है किंतु पृथ्वी से थोड़ा कमतर है। ये मैं केवल आपको शब्दों की बात कह रहा हूं। अभी मैंने आपको कोई पद्य, गद्य, श्लोक, मंत्र या किसी शास्त्र का नाम आपके सामने ले ही नहीं रहा। मैं तो ये बता रहा हूं कि यदि हम संस्कृत पढ़ते हैं तो उसका पद पद जो है हमें कितने एक गंभीर ज्ञान की ओर ले चलता है।
और एक छोटा सा शब्द, ये तो मैंने बात की, क्योंकि जो हमारी नई शिक्षा नीति है इसमें कहा गया है कि जो पुरानी शिक्षा नीति थी, भारतवर्ष की शिक्षा नीति थी, उससे चरक और सुश्रुत, आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे लोग पैदा हुए। और जो शब्द मैं अभी आपके सामने चिकित्सा विज्ञान का लाने वाला हूं, उस शब्द को हम धीरे धीरे आजकल छोड़ते चले जा रहे हैं। हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया या दिल नहीं लग रहा, हार्ट और दिल का प्रयोग करते हैं। किंतु यदि हम जो इसका संस्कृत शब्द है उसका प्रयोग प्रारंभ करें या उस शब्द को देखें, तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि ये जो अंग है ये क्या कार्य करता है। आपके मन में, जैसे मैं बोल रहा हूं हार्ट और दिल, तुरंत आपके मन में शब्द आ रहा होगा हृदय। और यदि आप इस शब्द के बारे में, इस अंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल इस शब्द का ही आपको पोस्टमार्टम कर देना है, इसी शब्द की आपको सर्जरी, शल्य क्रिया कर देनी है, और ये शब्द आपको पूरा बताएगा मैं क्या करता हूं। वैसे आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से ये जो खोज की है वो खोज है विलियम हार्वे साहब की। 16वीं शताब्दी के डॉक्टर थे ये, और इंग्लैंड के थे। उस समय इंग्लैंड में ये शल्य क्रिया की अनुमति नहीं थी, और इन्होंने ही खोज करके बताया कि ये हृदय क्या काम करता है। और इनका परिश्रम निश्चित रूप से स्तुत्य है। हम नमन करेंगे इनके परिश्रम को। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पिताजी का जब देहांत हो गया तो इन्होंने अपने पिताजी की एक झूठी मूठी शव यात्रा निकाल करके उसे दफनाया, और वास्तव में जो शरीर था, शव था, वो उनके प्रयोगशाला में घर पर ही रखा रहा, और उसका उन्होंने शल्य क्रिया, सर्जरी करके, उसकी चीरफाड़ करके, पोस्टमार्टम करके देखा कि भाई इसमें क्या अंग किस रूप में व्यवस्थित है, क्या काम करता है। उन्होंने फिर ये बताया कि ये हृदय क्या काम करता है। किंतु मैं आपको उतने परिश्रम की बात नहीं करता, मैं तो केवल एक आग्रह कर रहा हूं कि केवल आप जो शब्द मैंने आपके सामने संस्कृत का रखा, हृदय, आइए हम इसकी ही केवल चीरफाड़ कर देते हैं। इस हृदय में 3 अक्षर है। पहला है ह्री, दूसरा है द, और तीसरा है य। और तीनों के तीनों जो अक्षर हैं ये आपके जीवन के रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं इनका प्रयोग कर लेते हैं, दुर्भाग्य से, सौभाग्य से। समाचार पत्र खोला, तुरंत एक शब्द हमारे सामने आता है अपहरण, या रामलीला जब हम देखते हैं तो वहां शब्द आता है सीता हरण। ये जो हरण अपहरण की जो मूल धातु है वो है ह्री। दूसरा शब्द द भी आपके सामने। कई बार जब हम किसी संस्थान का निर्माण करते हैं तो लोगों से कुछ ना कुछ दान अनुदान लेते हैं, सरकार भी दान अनुदान दे करके सहायता करती है। तो ये द शब्द जो है उसका मूल है दान अनुदान का, द का। तीसरा शब्द है य। आजकल तो कोरोना काल है, यातायात कम है, हम लोग कम यात्रा करना चाहते हैं, फिर भी करनी पड़ती है, तो यान का उपयोग करते हैं, चाहे वायुयान हो, चाहे लोकयान हो, चाहे रेल यान हो, और जो उसमें यात्रा करता है वो यात्री कहलाता है। अब जो मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, यात्रा, यात्री, यान, इनका मूल शब्द है य। अब आप देखिए आपके सामने तीनों शब्द आ गए, और इसको मैं वो संस्कृत बना देता हूं जितनी संस्कृत हम सबको आती है। कई बार चर्चा होती है, लोग पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो मैं बताता हूं कि मैं संस्कृत का प्रचार करता हूं, संस्कृत पढ़ाता हूं। तो लोग तुरंत उनके मुंह से निकल जाता है, अच्छा आप पढ़ती पढ़ता पठंती। अब ये जो पढ़ती पढ़ता पठंती है, इसको आप इसके साथ लगा दो तो ये बन जाएगा हरति, ददाति, यापयति, रक्तम इति हृदय। जो रक्त को ले लेता है, हरति, ह्री का है हरति, और फिर रक्त को लेता है, लेने के बाद दे देता है, द, और उसके बाद रक्त में गति बना के रखता है, उसे हमारे यहाँ क्या कहा गया, हरति, ददाति, यापयति, रक्तम इति हृदयम। अब ये मैंने जो आपको वाक्य बताया, ये मूल शब्द हृदय वेदों का है, और इसका जो भाष्य हुआ है वो 5000 साल पुराना है। वहां ये वाक्य बोले गया, हरति, ददाति, यापयति, रक्तम इति हृदयम। जो रक्त को ले लेता है, फिर रक्त को देता है, और रक्त में गति बना के रखता है, उसे आप क्या कहेंगे, हृदय। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं बात भाषा की कर रहा हूं,
किंतु इस भाषा के साथ आपको कितने विषय का ज्ञान होता जा रहा है। किंतु लाड़े में काले ने क्या किया, हमसे संस्कृत जबरदस्ती छुटवाई। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने यदि ध्यान से पढ़ा होगा तो बार बार वो कहता है कि संस्कृत में कुछ नहीं है, संस्कृत में कुछ नहीं है, जबकि हम ये कहते हैं कि संस्कृत तो पदों में ही इतनी महत्ता रखती है। अब ये हृदय शब्द अभी कोई बहुत बड़े शोध मैंने आपसे नहीं करवाया, केवल सामान्य जो एक व्याकरण वाली बात थी वो आपके सामने रख के और इसका रहस्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। किंतु यदि आप बात ग्रंथों की करें तो हमारे यहाँ विमान शास्त्र से लेकर के रसायन शास्त्र भी, लोह विज्ञान भी, गणित के अनेक ग्रंथ आज विद्यमान है। किंतु चूंकि भारतीय जो पुरानी लाड़मे काले द्वारा प्रतिपादित और अब तक जिसका अनुसरण किया जा रहा है उसमें संस्कृत को उतना स्थान नहीं दिया गया, तो हुआ क्या, संस्कृत पढ़ने वाले उन ग्रंथों को इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो विज्ञान के ग्रंथ हैं, और विज्ञान वाले उन ग्रंथों को इसलिए नहीं पढ़ पाते कि वो संस्कृत नहीं पढ़े हुए हैं। तो इस नई शिक्षा नीति में जो एक पहल की गई है कि विज्ञान वाले भी संस्कृत पढ़ पाए, जिससे कि प्राचीन काल में लिखे हुए जो विज्ञान के ग्रंथ हैं, चाहे वो विमान शास्त्र हो, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, चाहे वो लोह विद्या के शास्त्र हो, उन सबको पढ़ करके भारत दोबारा से अपनी स्थिति को प्राप्त कर सके। एक बात और मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ऐसी दुर्दशा जो आज हमारी है कि मैं आपको अपनी भाषा का महत्व बता रहा हूं कि संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए। एक समय था, हमारे पूर्वजों की महिमा थी। अब इस विषय को तो मैं नहीं बता सकता कि किस प्रकार से सारे विश्व में उन्होंने संस्कृत का प्रचार प्रसार किया। मैं फिर दोबारा स्पष्ट करूंगा कि सारे विश्व में संस्कृत का प्रचार प्रसार किया। मैं किसी एक देश का नाम नहीं ले रहा, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं सारे विश्व में आज लाड़मे काले के द्वारा प्रेरित प्रतिपादित जिस भाषा के पीछे हम भारत वाले लोग लगे हुए हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी, और अब तो प्राइमरी में भी विधान कर दिया कि इंग्लिश माध्यम के स्कूल होने चाहिए, लगे हुए हैं। पूरा भारतवर्ष एक ही काम में लगा हुआ है कि हम अपने को किसी तरह से अंग्रेजी माध्यम बना लें, और सभी यदि अंग्रेजी माध्यम नहीं हो पाते तो हमारे यहाँ की जो मेधा है, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो जरूर अंग्रेजी माध्यम में आ जाएं। तो हम लोग लगे रहते हैं। हम कभी कभी आप घर पे, हमारे यहाँ छोटा बच्चा पैदा होता है तो हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो रोए, सबकी इच्छा है कि भाई ये अमेरिका और इंग्लैंड में जाना चाहिए, तो हम सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है वो रोए तो अंग्रेजी में रोए, हिंदी में क्यों रो रहा है। मैं कई बार इसे टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं देखता हूँ जब कभी विमानतल पे जाते हैं तो बहुत सारी माताएं जो हैं अपने बच्चों से अंग्रेजी में बात करते हुए चलती हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और ये चाहते हैं कि भाई ये बच्चा हिंदी ना बोल पाए, केवल अंग्रेजी बोले, ऐसा प्रयास करते हैं सारे पब्लिक स्कूल, सारे विद्यालय, और अब तो सरकार भी लग गई करने के लिए कि सब अंग्रेजी बोले। किंतु मैं कहना चाहता हूँ, जिस अंग्रेजी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कभी उस भाषा को तो आप देखो वो क्या कहना चाहती है। सारी की सारी वर्णमाला, जो संख्या ज्ञान, ये आपको क्या कहना चाह रहा है। छोटी छोटी बात पहले आपको बता दूं, छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं, बेटा ये फुट है, बहुवचन में फिट है। दांतों के लिए बच्चे को छोटे छोटे को सिखाते हैं कि बेटा ये जो है टूथ है, टीथ है। किंतु आप मुझे एक बात तो बताओ, आप बच्चे को टूथ और टीथ बता रहे हो, किंतु जब आप दांतों के अस्पताल की चर्चा कर रहे हो, अंग्रेजी की दृष्टि से ही कह रहा हूं आपसे मैं, या दांतों के डॉक्टर की चर्चा कर रहे हो, तो भैया संस्कृत का शब्द क्यों लेके आ जाते हो। आप टूथ से बोलो ना टूथिस्ट, आप टूथ से बोलो ना, या टीथ से बोलो, जो आपको लगता हो। टीथ से बोलना है, टीथल बोलो। आप जो हैं टीथल बोलिए, टीथिस्ट बोलिए। ये दंत शब्द कहां से लेके आ जाते हैं भाई। डेंटिस्ट क्यों कहना चाहते हैं आप,
डेंटल क्यों कहना चाहते हैं? नहीं, आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने संस्कृत भाषा का प्रचार सारे विश्व में किया हुआ था। केवल एक शब्द की बात नहीं कर रहा। आप बच्चे को कहते हो कि बेटा ये लेग है, फुट है, फिट है, किंतु जब पैर के शब्द बताने पड़ते हैं, आप पैर से शब्द बताते हो, तो जो पैदल चलने वाला है, उस पैदल चलने वाले को क्या कहते हो जी आप? फुट से या फिट से तो नहीं बनाते, किससे बनाते हो? तब आपको विवशता के साथ संस्कृत के शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। आप कहते हो पेडेस्ट्रियल। अच्छा, जिस पे आप पैर रखते हो उसे आप क्या कहते हो? फूडल क्यों नहीं कहते भाई? फुट से बनाओ या फिट से बनाओ, आप उसे क्या कहते हो? जो साइकिल पर, जिससे पैर, आप साइकिल में पैर मारते हो किसी पर, तो क्या कहते हो आप उसको? पैडल। आपको पद शब्द का प्रयोग करना ही करना पड़ेगा। ये तो मैंने शब्दों की बात बताई। कुछ गिनती की चर्चा मैं आपसे करूंगा। लगे हुए हैं हम बड़े जोर शोर से अपनी थाती को छोड़ करके, और ये सोचते हैं कि बच्चे जो है सर्वथा सब चीजों को समझ जाएं। उनसे बुलवाते हैं। आजकल के बच्चे बड़े, सब लोग बड़े उससे कहते हैं स्वाभिमान से कि मुझे हिंदी की गिनती नहीं आती। बड़े स्वाभिमान से, आप सुनिएगा, और उसमें कहीं ना कहीं गर्व मिश्रण भी होता है, अहंकार भी होता है। तो बच्चा बताएगा 1 2 3 सब बताता चला जाएगा, वही उसे रटवाया जाता है। किंतु कभी आप ये सोचो कि ये जो आप शब्द बनाते हो संख्यावाची, वो कहां से बनाते हो? आप 2 के लिए बोलते हो 2, किंतु जब 2 मंजिल मकान की बात आती है तो किसका प्रयोग करते हैं जी? या गाने वाले 2 होते हैं, 2 लोग मिलके गाना गा रहे हैं, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? आपकी विवशता है, आपको संस्कृत के द्व शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं आपको संस्कृत की जो गणना है वो बता देता हूं। एकम द्वे त्रीणी, माने एक होता है, फिर द्व होता है, फिर त्रि होता है। तो एकम द्वे, द्वे का मूल शब्द है द्व। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में थोड़ा भेद हो जाता है। अब द्व शब्द है। जितने भी अंग्रेजी के आप 2 वाले शब्द बनाओगे, आप बोलोगे डुप्लेक्स, वो द्व से ही बनेगा। आप बोलते हो डुएट, वो द्व से ही बनेगा। अब आप आप ट्रिपल बोलोगे, ट्रिपलेक्स बोलोगे। फिर हमारे यहाँ शब्द है चतवार, वहां बोलते हो क्वार्टर। थोड़ा सा अंतर यहां पर आया है। किंतु अब जब फिर 5 वाली बात आ रही है, अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है वो 5 कोण वाला है। और जब ये हमला हुआ था वायुयानों के द्वारा ट्विन टावर पर, उसके साथ एक विमान उस पर गिरा था। आपके मुंह में शब्द आ रहा होगा, आप उसे कहते हो पेंटागन। जो लोग यहाँ पर परिचित हो तो पेंटा हाउस। देखिए, आप पेंटा पेंटा बोलते हो, 5 के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं आप? 5 कोण वाला है तो पेंटागन, और 5 मकान मिले हुए हैं, 5 कमरे वाला है तो आप कह रहे हो पेंटा हाउस। हम लोग कहते हैं पंच। अब पंच बोलने में थोड़ी परेशानी आ रही है। आप सारी वर्णमाला नहीं बोलते अंग्रेजी में। अंग्रेजी में आप त थ द ध बोलते ही नहीं। आप तो केवल ट ठ ड से ही काम चलाना चाहते हो, च छ झ बोलते नहीं हो। तो क्या करेंगे फिर आप? पंच को पेंट, सब जगह पेंटा हाउस, पेंटागान। अब हमारा शब्द है शश, षठ जिसे कहते हैं, मूल शब्द है शश संस्कृत का, उधर 6 है। और इसके आगे वाली जो गिनती है उसमें तो आपको इतना आश्चर्य होगा, मुझे समझ नहीं आता कि शब्द संस्कृत के हैं या वो अंग्रेजी के हैं। बिल्कुल समझ नहीं आता। उसको मैं थोड़ा सा आपको विस्तार दूंगा। एक बात और समझाना चाहूंगा। हमारे यहाँ जो भारतीय पद्धति का नववर्ष प्रारंभ होता है, वो प्रारंभ होता है चैत्र से, जिसे हम होली के रूप में भी मनाते हैं।
होली के 15 दिन बाद प्रारंभ होता है। वो एक प्रकार से होली से लेकर के और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तक ये हमारे नए साल का त्योहार है। तो आप ये मान के चलो कि चैत्र जो है नया वर्ष प्रारंभ हो गया। अब आप लोग जो मेरे व्याख्यान को सुन रहे हो, मेरी बात को सुन रहे हो, थोड़ा सा अपनी उंगली पर गिनना शुरू करना कि चैत्र जो है जब भी आता है ये मार्च अप्रैल में आता है, मार्च में। और मार्च का मतलब ही होता है मार्चिंग पास्ट मार्च। मार्च माने प्रयाण करना। अब जरा मेरे साथ आप चलना प्रारंभ करो तो क्या होगा? मार्च, आगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब इसके आगे जो आप बोलोगे, देखिए फिर एक बार दोबारा बोल लीजिए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अब जो आप बोलोगे, आपकी उंगली 6 तक आई है। देखिए मार्च से आपने प्रारंभ किया था और आपकी उंगली पर 6 महीने पूरे हो गए। अब जो आप बोलोगे, यदि आप उसे शुद्ध अंग्रेजी में बोलोगे तो आपको शुद्ध संस्कृत सुनाई देगी। सितंबर नहीं बोलना भैया, क्या बोलेंगे हम? सितंबर। फिर जरा ध्यान से बोलिए, सितंबर। आपकी उंगली कहां आ रही है? 7 पे आ रही है ना। अब देखिए उंगली 8 पर जाएगी और आप क्या बोलेंगे? अक्टूबर। ये अक्ट वाली बात ऐसी है जैसे हमारे यहाँ वर्षा को बरखा बोल देते हैं, पुरुष को पुरुष बोल देते हैं। तो क्या है ये? एक प्रकार से है अष्ट का ही, किंतु बोलने में अक्ट हम बोल रहे हैं। अब देखिए आपकी उंगली 9 पे जा रही है, आप क्या बोल रहे हो? नवंबर। अब आपकी उंगली 10 पे जा रही है, दिसंबर नहीं बोलना, क्या बोलेंगे आप? दशंबर। दशंबर, दशम, तभी दशमलव कहते हैं। ये सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, अंग्रेजी के जो भी शब्द बनते हैं 7, 8, 9, 10 वाले, इन्हीं शब्दों से बनते हैं। वो समुद्र में एक प्राणी मिलता है 8 पैर वाला, उसको आप 8 से नहीं क्या कहते? ऑक्टोपस। अक्ट से ही बोलते हो उसे भी आप डिक्शनरी खोलना। आप सब लोग अध्यापक हो, पढ़ने पढ़ाने वाले हो, हम सबके पास अंग्रेजी डिक्शनरी होगी। तो कभी आप उसमें देखना कि ये सितंबर का मतलब क्या होता है। सितंबर का मतलब ही है 7वां महीना, अक्टूबर का मतलब ही है 8वां महीना, नवंबर का मतलब 9वां महीना और दिसंबर का मतलब 10वां महीना। दशम के साथ थोड़ी सी एक समस्या और है कि अंग्रेजी में एक थोड़ा सा गड़बड़ झाला है कि सी को पता नहीं कब स कहना है और सी को कब क कहना है। यदि आप ये निर्णय कर लो कि सी को जो है हम हमेशा स बोलेंगे तो आपका हर जगह सही बोला जाएगा, फिर डैका नहीं होगा, फिर डैसा ही होगा। आप जो डैका डैका बोलते हो वो क्या करते हो? सी को आप क बोल देते हो। एक अभी एक दिन सिक्का जारी हुआ और वो सिक्का 20 का था और उसके लिए जो एक समाचार प्रकाशित हो रहा था तो वो समाचार आ रहा था कि भाई 2 डेकागॉन। फिर शब्द सुनिएगा, 2 डेकागॉन। अब जैसे ये लिखा हुआ था, मैंने कहा भी जैसा ये लिखा हुआ है यदि हम इसको ऐसे के ऐसे ही पढ़ लें तो बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है 2 दशकोण। फिर मैं बोल रहा हूं आपसे, 20 कोण वाला 12 कोण वाला सिक्का था वो, और जो 12 कोण वाला सिक्का था उस सिक्के को जो अंग्रेजी के अखबारों में लिखा हुआ था 2 डेकागॉन। अब यदि उसको आप वैसे ही लिखा हुआ पढ़ दें तो आप कहीं ना कहीं उसको पढ़ोगे 2 दशकोण। 2 दशकोण। मैं तो अंग्रेजी में कई बार कहा करता हूं, जो लिखा है यदि वो पढ़ना शुरू कर दें तो बहुत कुछ संस्कृत के पास तो वैसे ही आ जाएगी। हम लोग नाइट नाइट करते रहते हैं, नाइट जैसा लिखा है उसको ऐसे ही पढ़ दो ना तो निक्त, हमारा नक्त शब्द है वहां निक्त हो गया। कहना ये चाह रहा था मैं आपसे, ये तो केवल बहुत छोटे छोटे उदाहरण मैंने आपके सामने रखे कि हम जिसके पीछे भग रहे हैं वो कभी सब के सब हमारी बातों को मानते थे। ये अंग्रेजी के शब्द इसलिए मैं रख रहा था क्योंकि ये हमारी परिचित भाषा है, हम सब लोग इसमें लगे रहते हैं इसको सीखने सिखाने में, चाहे सरकार हो, चाहे जनता हो, चाहे शिक्षा विभाग हो। जबकि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, मेरी बात को यहाँ पर यदि अधिकारी लोग भी सुन रहे होंगे
कि अपनी मातृभाषा में जो शिक्षा दी जाती है वो ही हमेशा उन्नति के स्तर पर ले जाती है। आप कभी देखिएगा, जो देश आज उन्नति के शिखर पर हैं, आप लोग सब विद्वान लोग हैं, कभी उन 10 देशों को निकालिएगा जो 10 देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हैं, जिनकी जीडीपी जो है समृद्ध स्तर की है। या एक छोटी सी बात आपसे कह रहा हूं, जब देशों की गणना करोगे, आप सबके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी होंगे। आप देखना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो आपके हाथ में है, आपके पास है, ये कहाँ के बने हुए हैं? आपको आश्चर्य होगा, वही देश आगे हैं जिन देशों ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने का आरंभ किया हुआ है। 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा, दक्षिण कोरिया और जापान। ये आपका सैमसंग, ये एलजी और अनेकानेक जो उपकरण है सब जापान के बने हुए हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि दक्षिण कोरिया में सारी की सारी पढ़ाई उनकी अपनी भाषा में होती है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर के इंजीनियरिंग तक, चाहे अभियांत्रिकी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे एमबीबीएस बीएमएस हो, चिकित्सा वाली पढ़ाइयाँ हो, सबकी सब पढ़ाइयाँ वो अपनी भाषा में कराते हैं। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, यदि कोई आपके संपर्क में हो तो मेरी बात को इसकी प्रामाणिकता जांचना। एक भारतवर्ष का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने अंग्रेजी में सारी पढ़ाई की है, और एक दक्षिण कोरिया का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने कोरियन भाषा में सारी पढ़ाई की है, यदि किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में जाएंगे, अमेरिका या किसी देश में जाएंगे, तो उसको यदि 300 रुपए मिल रहे होंगे तो यहाँ वाले को 100 रुपए मिलेंगे। आप कभी दिल्ली जाइएगा, सैमसंग कंपनी में, जो उनकी अपनी बड़े स्तर की कंपनी है, जो पूरे भारतवर्ष को जहाँ से नियंत्रण करते हैं, वहाँ के बड़े अधिकारी आपसे अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते। उनके पास दुभाषी होंगे कि वो आपकी हिंदी अंग्रेजी में बात सुनेंगे और वो फिर जो है आपको अपनी दक्षिण कोरियन भाषा में ही उत्तर देंगे। आप जापान का पता करिएगा, जापान वाले हाई स्कूल के बाद अंग्रेजी पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। और आज विज्ञान की दृष्टि से जिस चीन के लिए हम आज परेशान हैं, वो चीन अपनी सारी पढ़ाई अपनी मंदारिन भाषा में कराता है। चाहे इंजीनियरिंग हो, मतलब छोटी शिक्षाओं की बात छोड़ दीजिए, चाहे इंजीनियरिंग हो या चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाइयाँ हो या और भी पढ़ाई हो, ये नई शिक्षा नीति जो आई है, इसमें इस बात पे बल दिया गया है कि हम मातृभाषा में अपने जो जनता है उसको अपने विज्ञान को सिखाएं। यदि हिंदी में हम अपने बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे, इस अंग्रेजी के व्यामों से निकलेंगे, तो केवल बुकर पुरस्कार तक हम नहीं रहेंगे। बुकर पुरस्कार का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि भारत वाले यदि ज्यादातर पुरस्कार लेते तो बुकर पुरस्कार लेते हैं, अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार है। किसी भाषा का विरोध फिर भी नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ पढ़नी चाहिए, किंतु उसके लिए पागल नहीं होना चाहिए। जानना अच्छी बात है, यदि दूसरे की माँ गुणवती है, ज्यादा प्रभावशाली है, तो क्या हम दूसरे की माँ की पूजा करेंगे क्या? नहीं, हम अपनी माँ को भी उतना सामर्थ्यशाली बनाएंगे। हमें हिंदी को समृद्ध बनाना होगा, और हिंदी को समृद्ध होने का जो एक माध्यम है वो संस्कृत है। सारी की सारी पढ़ाई हम हिंदी में करवाएं, और यदि हमें लगता है कि हिंदी आज अपने संप्रेषण में कहीं कमजोर है, और लगता भी है कई बार, तो हमको संस्कृत का आश्रय लेना पड़ेगा। और संविधान कहता भी है कि जितनी भारतीय भाषाएं हैं वो संस्कृत के माध्यम से अपने शब्दकोश का विस्तार करेंगे। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जितने आपको शब्द मिलेंगे, मराठी हो, इसकी तो लिपि भी देवनागरी है, गुजराती हो, और तो और दक्षिण भारत की भाषाएं भी हैं, वो सब भी संस्कृत से अनुप्राणित हैं। तो यदि हम संस्कृत का आश्रय लेके और अपनी भाषा को समृद्ध बना लें,
तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारत जो है दोबारा से पुनः उसी जो हमारा लक्ष्य है या जो हमारा स्वप्न है, भारत जहां पर था विश्व गुरु का पद, सोने की चिड़िया वाला पद, वो दोबारा उसको प्राप्त हो सकता है। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जितने हमारे महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद या महर्षि दयानंद या महात्मा गांधी या डॉक्टर अंबेडकर, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर, उनके लिए मैं बोधिसत्व का प्रयोग करना चाहूंगा, भारत रत्न का प्रयोग करना चाहूंगा, कि वो इतने दूरदृष्टा थे कि जब वो भारत का संविधान बना रहे थे, आप में से बहुतों को मेरी बात थोड़ा आश्चर्य वाली लग सकती है, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि भारत की राजभाषा जो है वो संस्कृत हो, किंतु वो प्रस्ताव नहीं चल पा रहा था। आप लोग देखेगा, कभी गूगल पे लिखिए ऑफिशियल, इंडियन ऑफिशियल भारत की जो राजभाषा हो उसका प्रस्ताव, गूगल आपको बताएगा कि किस प्रकार से, मेरा नेटवर्क बार बार थोड़ा सा धोखा दे रहा है पता नहीं क्यों, कि भारत की राजभाषा संस्कृत हो, इतना लिख के आप डॉक्टर अंबेडकर लिख दीजिए तो आपको उस समय के समाचार पत्र दिखाई देने लगेंगे। वो चाहते थे कि भारत की राजभाषा संस्कृत हो। मैं तो कई बार कहा करता हूँ कि हमारे यहाँ जिस जिस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से है, हम गांव को भी अंबेडकर ग्राम कहते हैं, वहाँ संस्कृत का विशेष अध्ययन अध्यापन होना चाहिए, क्योंकि उनका सपना था कि भारत की राजभाषा संस्कृत बने। वो जानते थे कि जो इस भाषा में ज्ञान विज्ञान है, वो ही ज्ञान विज्ञान भारतवर्ष की समृद्धि का एकमात्र उपाय है। अपनी वाणी को मैं उपसंहार की तरफ लेना चाहूंगा। छोटे छोटे सूत्र हैं, उन सूत्रों को बोलता हुआ अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूंगा। यदि आप निबंध लिखेंगे तो उसमें जो शीर्षक होते हैं, उन शीर्षकों की दृष्टि से मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृतम भारतस्य आत्मा, संस्कृत भारत की आत्मा, इसलिए भी भारत की आत्मा है। यदि कभी आप विदेश में देखेगा, विदेश में कोई कार्यक्रम होता है, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं या डॉक्टर, भारत के राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम गए थे, ग्रीक देश में गए थे, तो ग्रीक के राष्ट्रपति ने, यूनान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत संस्कृत भाषा में किया। मैंने उनके बारे में पढ़ा तो वो जर्मन से संस्कृत सीख करके आए थे। दुर्भाग्य था कि हमारे राष्ट्रपति संस्कृत में उत्तर नहीं दे पाए, किंतु भारत की पहचान है। आप देखिएगा, जब भी कोई हमारा व्यक्ति जाता है तो लोग संस्कृत में कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो बहुत सारे कार्यक्रमों में कोई ना कोई कार्यक्रम संस्कृत का होता है। क्यों? क्योंकि ये चीज स्पष्ट है कि भारत की आत्मा संस्कृत है, और केवल आत्मा नहीं, ज्ञान विज्ञान का स्रोत भी संस्कृत है। इसके साथ यदि आप वसुधैव कुटुंबकम, एक हमारे यहाँ श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यदि आप वसुधैव कुटुंबकम वाली बात करना चाहते हैं तो आपको लगेगा कि केवल संस्कृत ही वसुधैव कुटुंबकम की बात कर सकती है। मैं कंप्यूटर के माध्यम से अपनी बात कह रहा हूं और आप लोग कंप्यूटर के माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं। एक ऐसा शब्द मैं आपको बताऊंगा
कि जो आपको आश्चर्य होगा कि है संस्कृत का, किंतु दुनिया की सब भाषाएं उसका प्रयोग करती है, केवल हिंदी को छोड़ के। हिंदी दूसरे रूप में प्रयोग करती है। एक शब्द है संस्कृत का दंपति। दंपति का मतलब होता है गृहपति और गृहपत्नी। दोनों जो मियां बीवी हैं, पति पत्नी हैं, उनके लिए हम दंपति शब्द का प्रयोग करते हैं। ये दम शब्द जो है संस्कृत में घर का वाचक है, गृहवाचक है। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सारे विश्व की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग घर के लिए होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ की बात कह रहा हूं, तो सबसे पहले मैं आपको हवाई अड्डे ले चलता हूं। हवाई अड्डे में एक हवाई जहाज के दो विभाग होते हैं। हवाई जो विमान पत्तन होता है, वायुतल, वो वायुयान का आप उसे विमान पत्तनी कहेंगे। तो एक होता है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। बार बार नेटवर्क चला जाता है। एक है इंटरनेशनल और दूसरा क्या होता है जी? अब जब आप बोलेंगे तो आपको संस्कृत सुनाई देगी। मैं जल्दी अपना व्याख्यान पूरा करता हूं क्योंकि नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरा शब्द आप बोलते हो डोमेस्टिक। आपको सुनाई दे रहा है ना? डोम सुनाई दे रहा है? डोम है शब्द दम, और बोल क्या रहे हैं हम लोग? डोम। जैसे दंत को डेंट बोलते हैं, पद को पैड बोलते हैं, ऐसी दम को क्या बोलेंगे हम? दंपति वाला दम है ये, गृहपति वाला। आप लोग जब नौकरी पे लगे होंगे तो आपसे एक गृह निवास प्रमाण पत्र मांगा गया होगा। गृह निवास सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग क्या बोलते हो? डोमिसाइल, डोम। अब बात कंप्यूटर की कर रहा हूं। कंप्यूटर में एक www से हम सबका बनता है। मुझसे पूछा गया कि भाई आपका फेसबुक का क्या आईडी है, तो वो www से जो बनी, हमारे सब ईमेल आदि सब होता है, उसके लिए कंप्यूटर में हम लोग कहते हैं डोमेन। और इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है? आपका गृह अधिकार, आपका क्षेत्राधिकार। वही दम शब्द है। शब्द वही दम वाला है, घर वाला, क्षेत्र वाला, मेरा स्थान। और उसको आप डोम डोम कह करके, और कहते भी हम लोग डोम, बोलते भी हैं। तो देखिए कैसे वसुधैव कुटुंबकम। यदि संस्कृत आप पढ़ते हो तो केवल आप भारत का ही नहीं, आप सारे विश्व का उद्धार करोगे। उन्हें भी बताओगे कि हम सब भाई बहन हैं, हमसे एक विश्व के, वैदिक विश्व के हम लोग नागरिक हैं। क्योंकि जो शब्द आप बोलते हो वही शब्द हम बोलते हैं, बस अपना अपना। जैसे हम लोगों की हिंदी या पंजाब वाले की हिंदी या तमिल वाले की हिंदी में थोड़ा अंतर हो सकता है, सबके लहजे अलग अलग हो सकते हैं। तो हम लोग पद बोल रहे हैं, वो अपने लहजे में पैड बोल रहे हैं। हम लोग दंत बोल रहे हैं, वो अपने लहजे में डेंट बोल रहे हैं। हम लोग दम बोल रहे हैं, वो अपने लहजे में डोम बोल रहे हैं। बोल वही शब्द रहे हैं। तो हम सब प्राणी एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये भी हमें संस्कृत से समझ आ जाएगा। ज्ञान विज्ञान का पता लगेगा, भारत का वैभव बढ़ेगा। अंतिम बात कह रहा हूं, घंटा मेरा पूरा होने वाला है। हमारे यहाँ इसको देव भाषा भी कहा जाता है, दैवी भाषा। संस्कृतम नाम दैवी वाक अनुवाख्याता महर्षि भी। ये देववाणी है। देववाणी दो कारणों से है। एक तो जो इसमें साहित्य आ गया, आपने चारवाक का नाम सुना होगा। खाओ पियो मौज करो वाला जो सिद्धांत है, जो आजकल आप उसे अंग्रेजी में ईट ड्रिंक एंड बी मेरी बोल देते हो, ये चारवाक का सिद्धांत था। किंतु आपको आश्चर्य होगा कि चारवाक के वही सिद्धांत हमें उपलब्ध होते हैं जो संस्कृत में निबद्ध हो गए। यहाँ पर बहुत सारे मेरे श्रोताओं में बौद्ध और जैन संप्रदाय का अनुसरण करने वाले लोग होंगे। वो लोग भी यदि जानेंगे तो पाली और प्राकृत में उतने ग्रंथ सुरक्षित नहीं रहे जो संस्कृत में सुरक्षित रहे। इसके साथ साथ
यदि आप संस्कृत का उच्चारण करते हैं तो आपके चेहरे पर एक दिव्य आभा भी प्रकट होती है, जिसे ओरा बोलते हैं। बहुत ज्यादा नेटवर्क की समस्या आ रही है। ये दैवी भाषा इसलिए भी है कि ये व्यक्ति के चेहरे पर, व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक दैवी गुणों का समावेश कर देती है, तो इसलिए इसका नाम दैवी भाषा भी है। आप सबने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। मुझे लगता है कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं, जो भी श्रोता हैं, जो भी अधिकारी हैं, मेरी बात को सुन करके आपको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि संस्कृत जो है ये भारतवर्ष के ही लिए नहीं, अपितु सारे विश्व के लिए, विश्व की शांति के लिए, न केवल भारत की शांति, भारत के जो अपने प्रादेशिक विवाद हैं, प्रादेशिक भाषाओं के विवाद हैं, और मैं अंतिम में कहना चाहूंगा यदि हम लोग नहीं चेते तो सारी की सारी भारतीय भाषाएं जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए हम अपनी मातृभाषा को बचाएंगे, और मातृभाषा के सहारे के लिए संस्कृत तो बची बचाई है, संस्कृत कभी मरने वाली भाषा नहीं है। संस्कृत भी बचेगी और तभी भारत दोबारा विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। आपका और सभी जो बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं जिन्होंने मुझे अवसर दिया, उनको मैं धन्यवाद देता हुआ अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वात्मा सच्चिदानंदो विश्वादि विश्वकृत विभु भूया तमाम सहायो न सर्वेशो न्यायकृत शुचि। सर्वव्यापी परमात्मा हमारी सहायता करे कि हम भारतवर्ष की उन्नति कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।